3 आवर्स ऑफ एग्जाम हॉल को कैसे हम यूज करेंगे? एक दिन पहले का मैंने पूरा समझा दिया, अब 3 आवर्स ऑफ एग्जाम हॉल को समझा। तो जो 3 घंटे अपने एग्जाम के, उसमें सबसे पहला काम, नंबर वन, फर्स्ट वन क्या करना है? एग्जाम हॉल में पहले से भैया अपना एडमिट कार्ड देख लेना है। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, एडमिट कार्ड पहले से देख लेना, पहले से उसमें एड्रेस देख लो, पहले से गूगल मैप देख लो, पहले से पता कर लो कि वहां पे कैसे जाओगे। क्या होता है भी, एकदम निश्चिंत होके सो रहे होते हैं, उस दिन सुबह उठते हैं और हड़बड़ा जाते हैं। सब कुछ पहले से देख लो, पता कर लो। ऑल्टरनेटिव वे क्या है, अगर ये बस नहीं मिला तो क्या करना है, बस के लिए कितना बजे निकलना है, ऑटो से जाना है तो कितना बजे जाना है, सारा दिमाग में पहले जॉट डाउन कर लेना। वापस वहां से कैसे आएंगे, सब कुछ। ठीक। तो एग्जाम सेंटर पूरा प्रॉपर बना लो। दूसरा, एग्जाम किट बना लो, एक एग्जाम किट। एग्जाम किट क्या है? एग्जाम किट में आपको एडमिट कार्ड लेना है। ठीक है। एडमिट कार्ड का हो सके तो 2 कॉपी प्रिंट आउट रखेंगे, एक घर पे रख के जाएंगे, एक अपने साथ लेके जाएंगे। क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स का क्या हुआ पता है, रास्ते में एडमिट कार्ड गिर गया, ऐसा भी हुआ। अब एग्जाम हॉल में बोलता है घुसने नहीं देगा, तो घर पे एक रखा हुआ था। तो क्या फायदा हुआ, घर पे तुरंत फोन किया तो घर से लेकर आ गए। अगर ये नहीं करता तो क्या होता, घर वाला भी परेशान हो जाता, पता नहीं किसको कैसे क्या हेल्प करें। है ना, रास्ते में पैनिक नहीं मांगता है। तो एग्जाम किट में 2 कॉपी एडमिट कार्ड का, है ना, 2 कैलकुलेटर। एक कैलकुलेटर अचानक से खराब हो गया, तो 2 कैलकुलेटर, इनफ नंबर ऑफ पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, इन पेंसिल, स्केल, इरेजर, सब कुछ। स्केल कौन सा याद है ना, कुछ कुछ फॉर्मूला लिखने काम आता हो। ग्लास वाला ट्रांसपेरेंट स्केल नहीं चलेगा, या तो लकड़ी वाला स्केल लोगे या तो व्हाइट वाला प्लास्टिक का स्केल लोगे। समझ गए, याद है ना? कौन कौन सा स्कोर लिख के ले जाना है उधर, वो ध्यान रखना होगा पहले से। खैर, तो एग्जाम किट पहले से रेडी रहना है ना। एक हाथ में जो घड़ी है, नॉर्मल घड़ी, कोई भी स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं होगा। आप अगर स्मार्ट वॉच पहनते हैं तो पता चला कि एग्जाम हॉल में गए, बोल रहा है स्मार्ट वॉच खोल दो, और एक घड़ी के चक्कर में पूरा गड़बड़ा गया। तो स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं है, नॉर्मल क्लॉक लेके जाना है। साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेटर लेके जाना है। कैलकुलेटर, दोनों कैलकुलेटर ऐसा होना चाहिए जिसमें 12 डिजिट का वर्किंग हो पाए, स्क्वायर रूट का बटन हो, जीटी बटन हो, M+ का बटन हो, सब बटन बटन चेक करके प्रॉपर लेके जाना। चौथा नंबर पॉइंट, अब मान लो एग्जाम हॉल में पहुंच गए, तो एग्जाम हॉल में ये ध्यान रखना है कि कोई भी कीमती वस्तु एग्जाम हॉल में पहन के नहीं जाएंगे। ठीक है। तो वो क्या होगा, आपको अंदर कुछ भी नहीं ले जाने देगा। ठीक है, आपको एग्जाम हॉल के बाहर ही गेट पे सब कुछ रखना पड़ेगा। इवन मोबाइल फोन ले जाना भी डेंजरस हो सकता है, क्योंकि एग्जाम हॉल के अंदर मोबाइल फोन अलाउड नहीं होगा। और सोचो, बाहर में कई जगह तो बिल्डिंग के बाहर रास्ता में आपको बोलेगा बैग रख दो, कोई सिक्योरिटी भी नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। समझ गए? तो बिना मोबाइल फोन के जाना बेस्ट सॉल्यूशन है। मोबाइल फोन गायब हो जाते हैं, ऐसा बहुत बार सुना हुआ है। ऑलराइट। तो मोबाइल फोन के बिना जाओगे, घर वालों को के साथ जा सकते हो, वो अलग चॉइस है। नहीं तो घर वाले को पूरा बताओगे कि हम इतना बजे जाएंगे, ऐसे यहाँ पे पहुंचेंगे, इतना बजे एग्जाम खत्म होगा, फिर इस तरह से हम वापस आ जाएंगे, जिससे घर वाले भी आपके लिए ज्यादा निराश या चिंता ना हो। ठीक है। अब हम लोग मान लीजिए एग्जाम हॉल में घुस गए, तो एग्जाम हॉल हम लोग टारगेट लेंगे कि हाफ एन आवर बिफोर मिनिमम पहुंचे। कितना? हाफ एन आवर बिफोर। मतलब आपका एग्जाम जितना बजे भी है, उसके आधा घंटा पहले एकदम एग्जाम हॉल में पहुंचा हुआ रहना है। आधा घंटा पहले मिनिमम। थोड़ा जल्दी 10 मिनट और पहुंच रहे हो तो कोई बात नहीं है, बट हाफ एन आवर बिफोर ये टारगेट करना है। एग्जाम हॉल में एंट्री जो है वो आपको ठीक हाफ एन आवर बिफोर ही देगा। ओके। और आपको कोई लोग एकदम थोड़ा और लेट करके भी एंट्री देगा, बट इन एनी केस 15 मिनट पहले आप अपने सीट पे बैठे हुए होंगे।
15 मिनट्स पहले आप अपने डेजिग्नेटेड सीट होते हैं कि रोल नंबर वाइज सीट अलॉटेड होता है, उसी सीट पे आप बैठे होंगे। उस सीट पर जब बैठ गए तो सीट पे बैठने के बाद क्या करना है, 15 मिनट जो मिला पहले, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिलना शुरू हो जाएगा। अब जब क्वेश्चन पेपर जब हाथ में आ गया है तो क्वेश्चन पेपर हाथ में आने से ही सबसे पहला काम क्या करना है, ठीक से समझना, 15 मिनट को कैसे यूज करना है उसको स्टेप बाय स्टेप नोट कर लीजिएगा। हाउ टू यूज दिस 15 मिनट्स बिफोर योर एग्जाम। सबसे पहले 2 नंबर से 8 नंबर जितना भी क्वेश्चन है, आपको तो ट्रेंड पता ही था, उसके हिसाब से मैच कर लेंगे कि कौन सा चैप्टर से क्या आया। और हर क्वेश्चन का शुरू का 2 लाइन और रिक्वायर्ड पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। 2A 2B 3A 3B जो भी है उसका रिक्वायर्ड पार्ट और शुरुआत का 2 लाइन अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये आपको करना आता है कि नहीं आता है। अगर जरूरत लगा तो बीच का कुछ और पार्ट पढ़ेंगे, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। शुरू का और लास्ट का से काम हो जाता है, जरूरत पड़ा तो फिर बीच का कुछ पढ़ेंगे। उससे अंदाज लग जाएगा कि ये आपका जो प्लान था उसके हिसाब से क्वेश्चन मैच किया कि नहीं किया, ठीक है। अगर मैच कर गया और आपके हिसाब का ही है, एकदम आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैं कर ही लूंगा, तो उसको एक छोटा सा मार्क कर देंगे पेंसिल से कि ये ए है, ठीक है, ये ए नंबर है। ऐसा करके कोई ऐसा क्वेश्चन आया फिर जो आपको देख के लगा कि ये पता नहीं क्या आ गया लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा तो हो जाए, तो उसको मार्क करेंगे बी है। और तीसरा जो क्वेश्चन ऊपर से जा रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा, कुछ अलग ही आ गया, तो उसको मार्क करेंगे सी। पूरा 2 से 8 तक, ये नहीं कि जो आपने प्लान बनाया था बस उतना ही देखना है, 2 से 8 तक सब में ए बी सी मार्किंग करेंगे। उसके लिए 15 मिनट मिनिमम लगेगा, कभी कभी 20 मिनट भी लग जाता है, तो 5 मिनट एक्स्ट्रा भी देना पड़े तो देंगे। और इस प्रोसेस का एंड रिजल्ट ये होगा कि आप अपना जो टॉप 5 क्वेश्चंस है उसका सीक्वेंस बना लेंगे। समझ गए, 2 से 8 में आप किस ऑर्डर में 2 से 8 को अटेम्प्ट करेंगे उसका सीक्वेंस बनाना है पहला 15 मिनट में। कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है, ठीक है, एमसीक्यू नहीं पढ़ना है, बट 2 से 8 का बेस्ट 5 का सीक्वेंस बना लेना। अब जब सीक्वेंस बनाएंगे तो ऐसा नहीं करना है कि 2A करूंगा फिर 3B करूंगा फिर 4A करूंगा, ऐसा नहीं करना। हमेशा एक क्वेश्चन पूरा उठा के पूरा करना। तो सीक्वेंस में अगर ऐसा लग रहा है कि 3 नंबर ज्यादा इजी लग रहा है, उसका दोनों पार्ट आता है, तो 3 पहले करेंगे, फिर मान लीजिए 5 कर सकते हैं, फिर 2 कर सकते हैं, बट पहले सीक्वेंस को पूरा करेंगे और वो पहला 15 मिनट में होगा। ओके। अब जब आप पेपर स्टार्ट कर रहे हो तो दो ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1, कुछ बच्चे हमको हमें ये कह रहे हैं कि सर मैं ना एमसीक्यू पहले नहीं करता, मैं ना बाद में एमसीक्यू करूंगा। कुछ बच्चे पहले एमसीक्यू करते हैं। मेरा प्रेफरेंस पूछें तो पहले एमसीक्यू ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू में क्या होता है ना, माइंड फ्रेश रहता है, तो बहुत सारा चीज हो सकता है आपने रिवाइज पिछला दिन ही किया था तो उससे मैच भी हो गया, और उसमें फटाफट अगर मेहनत किया तो पहला आधा घंटा में एमसीक्यू सारा हो सकता है। और उसी से निर्णय हो जाता है कि आप पास हो रहे हो फेल हो रहे हो, है ना। 30 में अगर 24 नंबर उठा लिया तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि आप पास हो ही जाएंगे यहाँ पे। तो एमसीक्यू ही फैसला कर लेता है अगर आप ठीक से प्रिपेयर करके गए हो तो। और वहां पे जो कॉन्फिडेंस आता है वो आपको हेल्प करता है आगे का आंसर्स लिखने में, हाँ? तो इसलिए पहले एमसीक्यू करना मेरा प्रेफरेंस है। तो आपसे अगर मॉक टेस्ट देकर आपको लगा कि नहीं आपके लिए दूसरा ऑप्शन है, तो आप वैसे करो। एक्सक्यूज मी। तो एमसीक्यू पहले करेंगे, कितना देर में, हाफ एन आवर, टारगेट हाफ एन आवर। फर्स्ट हाफ एन आवर का टारगेट है सारा एमसीक्यू। हिसाब से अपना टारगेट ऐसे 1.8 मार्क्स पर मिनट, ठीक है। तो 30 मार्क्स का एमसीक्यू है तो हिसाब से 1.8 इंटू 30 करते हैं तो 54 मिनट्स आपके पास है हिसाब से, ठीक है। एमसीक्यू खत्म करने के लिए कितना टाइम है, 54 मिनट्स आपके पास है। बट मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूँ कि हाफ एन आवर, समझ गए, क्योंकि आगे का क्वेश्चंस में ना जो टारगेट सोचते हैं वो होता नहीं। बट एमसीक्यू में अगर थोड़ा स्पीड मारेंगे ना तो हो सकता है हाफ एन आवर सोचेंगे तो 35-40 तक हो जाए, राइट। तो कोशिश करो अब एमसीक्यू में जो क्वेश्चन आ गया
वो आपका वहां पे OMR शीट रहेगा, उसमें मार्क कर देना है। और जो नहीं आया उसको एक बार ब्लैंक छोड़ के रखना है, ये नहीं कि उसको भी मार्क कर दिया कि बाद में काट के ठीक करेंगे। MCQ एक बार कर दिया मार्क तो कर दिया, फिर काट के ठीक नहीं होगा वो। ठीक है, तो OMR शीट रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन मार्क करना है। तो जो एकदम कॉन्फिडेंट है उसको मार्किंग कर दिया। तो MCQ का आंसर आपको अपने आंसर स्क्रिप्ट में नहीं लिखना होता है, वो सीधा OMR में मार्क करना होता है। हाँ, उसके लिए जो वर्किंग करना है रफ वर्क करना है, आप प्रॉपरली लिख दोगे कॉपी में, वर्किंग नोट्स फॉर MCQs, और कौन कौन सा आप कर रहे हो। और वो वर्किंग नोट एकदम गंदा रफ वर्क की तरह भी मत करना, क्यों? क्योंकि वो आप खुद ही रिवाइज नहीं कर पाओगे अगर कुछ उसमें मिस्टेक हो गया तो। नॉर्मल जैसे सम बनाते हो वैसे बनाते चलना, और वो चेक नहीं होगा। वर्किंग नोट का कोई मार्क्स नहीं है, बट वर्किंग नोट करना हो तो कॉपी में ही करना है, क्वेश्चन पेपर में मत करना। कॉपी में प्रॉपर लिख लिख के वर्किंग नोट्स फॉर MCQs, नंबर A, नंबर B, नंबर C, जो भी आपका 1 2 3 ऑर्डर है, उसके हिसाब से आप जिसमें जरूरत हो उसमें कर लेना। और उसको काटने का भी दरकार नहीं, वो जैसा है वैसे ही छोड़ देना। मेन आपका OMR शीट में MCQ मार्क करना है, जो नहीं आता है उसको स्किप मारोगे, नेक्स्ट में जाओगे, फिर नहीं आया तो स्किप मारोगे, नेक्स्ट में जाओगे। जब सारा 15 MCQs हो जाएगा उसके बाद फिर देखोगे कि जो नहीं आता है वो एक बार और पढ़ के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कोशिश करना कि उसके बाद एक बार उसको मार्क करके खत्म कर दे। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको पेपर सॉल्व करते करते भी कुछ MCQs याद आ जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो आप अगर ऐसा आपका अभी तक का अभ्यास है, मेंटल प्रैक्टिस वैसा हो चुका है, अगर आपके साथ मॉक टेस्ट में ऐसा हुआ है कि पेपर सॉल्व करते करते कोई MCQ याद आ गया, तो उस केस में अगर आप वैसे स्टूडेंट हो तो आपको जो नहीं आ रहा है उधर फिर ब्लैंक ही रखिएगा, है ना। कि ठीक है, फिर हम अपना जब पेपर सबमिट करने जाएंगे उस समय ध्यान रखेंगे कि मेरा अभी 2 MCQ छूटा हुआ है, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा उधर। वैसा केस है तो, कि बीच में कभी याद आ गया तो तब मार्क कर देंगे, जितना आया उतना किया और फिर नेक्स्ट में चले गए। दैट इज द आइडिया। जो नहीं आया उसका भी जो भी नियरेस्ट लगा वो मार्क करके खत्म कर दिया, या फिर उसको ब्लैंक रखा और बाद में आके देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। अब आगे बढ़ गए, तो अब नेक्स्ट आपको क्या करना है। देखो सिंपल 1.8 मार्क्स पर मिनट का स्ट्रेटजी है। तो अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 14 मार्क्स का है, तो 14 इंटू 1.8 करते हैं ना, तो इट इज ओनली 27 मिनट्स, राइट। कितना मिनट मिलता है? 27 मिनट ही हुआ ना। 14 इंटू 1.8 करने से 25 मिनट हुआ, 25 मिनट्स। तो 25 मिनट्स में 14 मार्क्स का क्वेश्चन करना इज रियली रियली डिफिकल्ट, इज रियली रियली डिफिकल्ट। ध्यान रखो, 14 मार्क्स में 20 क्वेश्चन को 25 मिनट्स में करना इज रियली डिफिकल्ट। तो यहाँ सबसे ज्यादा चैलेंज आएगा, इसीलिए आपको बोला कि MCQ से थोड़ा समय बचा लेना। बट स्टिल टारगेट यही है कि आधा घंटा में मैक्सिमम आपका दोनों क्वेश्चन होना चाहिए, ये टारगेट बनाना है। तो आपका नेक्स्ट 1 आवर का टारगेट होगा, पहला आधा घंटा MCQ, फिर नेक्स्ट 1 आवर में दो दो आपका बेस्ट क्वेश्चन होना चाहिए। क्या टारगेट है? पहला आधा घंटा आपका MCQ होगा, तो 30 मार्क्स हो गया। और नेक्स्ट 1 आवर में 2 बेस्ट क्वेश्चंस करने हैं। अब वो बेस्ट क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, आप 1.5 घंटा लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना है। बेस्ट क्वेश्चंस को 1 आवर में करना है। बेस्ट मतलब जो बहुत अच्छे से आता है, अच्छे से आता है तो स्पीड बनना चाहिए। अच्छे से आता है तो उसको स्लोली करोगे तो क्या होगा, पेपर छूट जाएगा। अच्छे से आता है तो स्पीड बनना चाहिए, इसलिए 1 आवर में 2 बेस्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टारगेट होगा। तो ये 1.5 घंटे का पेपर खत्म, और इस तरह से 30 14 14 करा, तो 58 मार्क्स का पेपर आपका खत्म हो गया ऑलमोस्ट, राइट। ये 1.5 घंटा डिसाइड कर देगा कि आप पास हो रहे हो कि नहीं। बेसिक बात ये 1.5 घंटा में ही आदमी पास हो जाता है। 40 45 50 जो आना है वो इसमें आ जाना चाहिए। मतलब इसमें टारगेट होना चाहिए कि 30 और 28 58 है, तो 50 नंबर यही हो जाए। ठीक है, इस एक्यूरेसी लेवल से करना है। अब नेक्स्ट, इसके बाद क्या करना है नेक्स्ट, आपका जो अभी कितना क्वेश्चन बाकी है, मान लो अभी आपको 5 करना है, तो 3 क्वेश्चन और बाकी है। और उस 3 क्वेश्चन के लिए कितना टाइम आपके पास, अगर आप ठीक से देखें तो वही 1.5 घंटा और बचा हुआ है। 1.5 hours मोर फॉर नेक्स्ट 3 क्वेश्चन।
है ना। तो हिसाब से आपके पास आधा आधा घंटा और है फॉर अटेम्प्टिंग नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। तो आइडियली आप एक साथ नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस के ऊपर फोकस नहीं करके आप क्या करेंगे कि आप नेक्स्ट फिर 1 आवर में अपना नेक्स्ट 2 बेस्ट क्वेश्चंस देंगे, अनदर 2 बेस्ट क्वेश्चंस, और लास्ट हाफ एन आवर में अपना जो भी लास्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। तो मैंने इसको स्प्लिट इसलिए किया, आपको इसलिए बोला कि दिमाग में ये बैठना चाहिए। तो दिमाग में एक साथ बोल देंगे ना अब तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करना है आधा आधा घंटा का गैप में, तो दिमाग क्या होता है, बीच में पजल हो जाता है। उसको ब्रेक करके टारगेट दे दो, पहला आधा घंटा एमसीक्यू खत्म करो, नेक्स्ट 1 घंटा में 2 बेस्ट करो, फिर नेक्स्ट 1 घंटा में अनदर 2 बेस्ट क्वेश्चन करो, फिर आधा घंटा जो बचा उसमें जो लास्ट हो सकता है जितना हो सकता है उतना करो। अगर कोई लास्ट में क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आप कर रहे हैं और वो पूरा नहीं हो पा रहा, आपको समझ में आ गया कि वो पूरा नहीं होगा, तो भी जितना दूर तक हो सकता है उतना दूर तक करो। कोशिश करो कि उसका वर्किंग नोट्स कम बनाए, मेन आंसर ज्यादा निकाले। खाली वर्किंग नोट्स बना के आओगे ना, नंबर नहीं मिलेगा। समझो कि कोई लास्ट का एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका वर्किंग नोट्स भी बनाना पड़ता है और आंसर भी लाना पड़ता है, तो देखो कि कितना अ, कोशिश करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब जब चेक होगा तो आंसर मिलाएगा ना। तो कोशिश करो कि क्या आप कोई तरीका से उसको थोड़ा मेंटल वर्किंग करके फटाफट खत्म कर पा रहे हो क्या, या उसका एक पार्ट भी कर पा रहे हो क्या। मतलब छोड़ना तो कुछ भी नहीं, हमेशा कोशिश ये करना है कि मुझे पूरा पेपर कंप्लीट करना है। कुछ नहीं आता है तो भी उसका जितना याद आ रहा है वो भी लिखना है। एक मेंटल एटीट्यूड पूरे एग्जाम हॉल में ये बना के रखनी है कि मैं इस एग्जाम को देने के लिए इंजॉय कर रहा हूं। मैं इस एग्जाम को देने के लिए इंजॉय कर रहा हूं। मैं एक अच्छा मस्ती भरा काम कर रहा हूं। ये नहीं सोचना है एग्जाम के समय एक बार भी कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या हो, और ये भी नहीं सोचना है कि अगर मैं पास हो गया तो क्या हो। ये दोनों सोच ही नहीं लाना, सिर्फ एग्जाम देने का प्रोसेस को एंजॉय करना है, आउटकम चाहे जो भी हो। और उस हर अक्षर में जो आप अपने आंसर पेपर में लिख रहे हो, एक ही फीलिंग होनी चाहिए कि आप अपना बेस्ट दे रहे हो। मतलब आप इससे अच्छा आज तक नहीं किए थे, बस वो बेस्ट दे रहे हो इसका फीलिंग होना चाहिए। ये नहीं सोचना है कि अरे मैं तो अभी ये कर रहा हूं ना तो मेरा तो वो छूट रहा है, मेरा तो वो क्वेश्चन खत्म ही नहीं होगा। समझ आया? आप अपना एक एक क्वेश्चन में टाइम बाउंड खाली टाइम दीजिए। अब मॉक टेस्ट देते देते आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत बार होता है कि एक क्वेश्चन जो आधा घंटा में होना चाहिए वो 45 मिनट्स तक खींचा जा रहा है, और कई बार लग रहा है कि 1 घंटा तक भी चल रहा है। तो क्या करना होगा उस समय झटाक से उस क्वेश्चन से निकलना पड़ेगा और उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब कोशिश करना होगी उसको कंप्लीट कर दें, मतलब ज्यादा डीप में ना जाए उसका आंसर लेकर, उसको कंप्लीशन करें, जल्दी से कंक्लूजन लाके छोड़ें। या फिर वो खत्म ही नहीं हो रहा है, कंक्लूड भी नहीं कर पा रहे, तो जगह छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाएं। क्योंकि अगर आप इसी में घुसते जा रहे हैं और दूसरा जो आता है उसको छोड़ रहे हैं, तो वो तो और भी नुकसानदायक है, क्योंकि एक क्वेश्चन में तो 7 मार्क्स या 14 मार्क्स ही है ना। तो आगे का जो छूट रहा है उसका भी ध्यान रखो। तो किसी भी क्वेश्चन में डीप से डीप नहीं जाना। तो इसके लिए सजेशन क्या होता है कि जब अपना आंसर स्टार्ट करते हैं कोई भी क्वेश्चन का, तो आप क्या करेंगे कि उस क्वेश्चन का एक बार आंसर है ना 2 सेकेंड रुक के ना सोच लो कि इस क्वेश्चन का आंसर को मेरे को करना, मान लो 15 मिनट में है, तो 15 मिनट में करना है, तो एक स्ट्रक्चर मैप माइंड में फटाक से बन जाएगा। एकदम बस आंख बंद करके या फिर साइड में ना आंसर स्क्रिप्ट में ही साइड में पेंसिल लिया और छोटा सा ना एक स्ट्रक्चर बना लिया कि पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे। एक छोटा सा अगर स्ट्रक्चर आपने बना दिया, वो स्ट्रक्चर बेस बना के अगर आप आंसर लिखना स्टार्ट करोगे, तो क्या होगा, जो लिखते लिखते ज्यादा याद आता है वो नहीं आएगा, और लिखते लिखते जो चीज भूल जाते हैं वो भी नहीं। दो प्रॉब्लम होता है, लिखते लिखते कई बार इतना याद आता है लगता है तो पूरा इसमें चैप्टर ही उधेड़ डालो, जो याद आ रहा है सब डालो, तो उसको भी रोकना जरूरी है। और लिखते लिखते कई बार भूल जाते हैं कि अरे क्या लिख रहे थे, तो वो भी नहीं होगा। क्या तरीका है, आंसर सोचो पहले, भले ही 2-3 सेकंड लगता है, 5 सेकंड लगता है,
कभी कभी 20 सेकंड भी लग जाए तो 20 सेकंड दो, एक बार सोच लो कि अभी इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसका ना प्रोसेस क्या होगा। एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले नोट 1 ये करेंगे, नोट 2 ये करेंगे, नोट 3 ये करेंगे। थ्योरी है तो पहले पॉइंट ये लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं, छोटा छोटा एक स्ट्रक्चर बना लिया। स्ट्रक्चर देख लिया साइड में, अब उसको एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करते वक्त, क्योंकि स्ट्रक्चर पूरा सामने में ना, सोचो राइट साइड में भी मार्जिन पे छोटा सा स्ट्रक्चर लिख लिया कि ये स्टार्ट होगा, ये एंड होगा। अगर आप स्टार्ट से एंड पूरा स्ट्रक्चर में देख चुके हो, तो क्या होगा, एक्सपैंड करते वक्त अब आपको ध्यान रखना है कि अब मेरे को एक्सपैंड करना है, लेकिन इतना ही टाइम लिमिट में खत्म करना है। तो आपको पता होगा कि खत्म करने के लिए मेरे को लास्ट में क्या बोलना है, क्योंकि आपने पहले ही स्ट्रक्चर सोच लिया। अगर आप स्ट्रक्चर पहले नहीं सोचते तो क्या होता, तो आपको लगता है बीच में कैसे छोड़े, राइट। तो रैप अप करना इजी होता है, तो कंप्लीटनेस पे फोकस करना है। आप अगर हमारे पुराने मॉक टेस्ट का भी सेशंस में पार्टिसिपेट किए हो, तो उसमें पिछला सेशन में एक अच्छा बहुत स्टूडेंट बोला था कि सर मैंने ना कुछ आपके मॉक टेस्ट में ना टॉपर्स की कॉपियां देखी, तो मुझे ये दिखा कि एक बच्चा था उसको फुल मार्क्स मिला थ्योरी में, 7 आउट ऑफ 7। तो क्यों मिला, क्योंकि उसने ना एक एक आंसर का जितना भी पॉइंट्स है सारा पॉइंट्स कवर किया, बट उसको डिटेल में नहीं लिखा। मैं क्या किया, एक एक पॉइंट को ज्यादा डिटेल में लिखने लगा, तो क्या हुआ सर कि मेरा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, बट मेरा एक एक पॉइंट थोड़ा ज्यादा डिटेल में था, तो कंप्लीट नहीं हुआ, तो मेरा मार्क्स कट गया। उसको बिना कंप्लीट किए बट पॉइंट्स ज्यादा कवर कर रहा हो, तो उसको सारा पॉइंट्स मिल गया। तो आपको भी वही सोच से अटेम्प्ट करना है कि आपको ये देखना है कि आप कवरेज कंप्लीट कर रहे हो क्या एक आंसर का, है ना, रादर देन कि एक एक को खींचे जा रहे हो लंबा लंबा। तो इसके अलावा भी कहने को तो बहुत कुछ और हो सकता है, उससे ज्यादा मेरे को कुछ बोलना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है दो चार फीलिंग्स मैं अपने एग्जाम डेज से रिकॉलेक्ट कर पाता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि अचानक से ना कोई क्वेश्चन का क्लिक नहीं कर रहा, कोई भी क्वेश्चन करता है ना, तो एग्जाम हॉल में अचानक से कोई क्लिक नहीं कर रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, जबकि आपको वो आता था पहले। क्लिक नहीं करता है ना, तो पहले पेट में गुदगुदी होना शुरू होता है, पेट में बटरफ्लाई नाचना शुरू करता है। फिर नर्वस सिस्टम में टंग 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 आवाज होता है पीछे, स्पाइनल कॉर्ड टाइट होना शुरू होता है। फिर माइंड में धुआं धुआं सा घूमने लगता है आंखों के सामने, ऐसा लगता है कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो लगता है कि पानी पिए कि क्या करे, समझ में नहीं आ रहा है। और किसी किसी के तो आंसू ही निकल जाते हैं टक 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 टक, कि वही क्या हो रहा है उसके साथ, सोचो। तो ऐसा मैंने देखा है रिएक्शंस। तो उस समय मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इमीडिएटली नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच करें, डीप ब्रीदिंग करें, अपने आप को काम करें, पानी पिए। कई बार एक सुझाव रहता है कि साथ में एक चॉकलेट लेके जाएं, चॉकलेट खा लें, जिससे कि आपका मेंटल बैलेंस वापस आ जाए। हुआ तो एक बार वॉशरूम जाए, बट वो नहीं सोचे कि अगर ये भी नहीं हुआ तो क्या हो, है ना। वो अल्टीमेटली वो जो आता है वो फीलिंग्स, वो इसलिए आता है कि आपको लगता है अब तो मैं गया, मेरा करियर गया, मैं माँ बाप का क्या इज्जत रखूंगा, अब दोस्तों के सामने क्या बोलूंगा, वो थॉट्स आते ही और ज्यादा डैमेज होने लगता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो भी आप लोग करते हैं जिनका सिली मिस्टेक्स बहुत होता है, तो हर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कैलकुलेशन जो भी कर रहे हो उसको ना 2 बार उंगलियों पे करो, मतलब कैलकुलेटर में 2 बार करो, फिर उसको आगे बढ़ो, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। बट अगर आपका एक नेचुरल टेंडेंसी है मिस्टेक करने का, तो वो ध्यान रखो कि 2 बार कैलकुलेशन करें, ठीक है।